नमस्कार। आज हम उस सभा की कहानी पर गौर करेंगे जिसने भारत की किस्मत लिखी, संविधान सभा। पर क्या ये कहानी उतनी सीधी सादी है जितनी हमें लगती है? चलिए, इस ऐतिहासिक पहेली की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। हम सब ने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कुछ गिने चुने लोगों ने ही पूरे देश की नियति तय कर दी थी? ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। आज हम संविधान सभा को बहुत श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, है ना? पर क्या किसी को अंदाजा है कि जिस समय यह सभा बन रही थी, उस पर कितने गंभीर आरोप लग रहे थे? आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो आखिर वो कौन से तीर थे जो संविधान सभा पर चलाए जा रहे थे? चलिए, एक एक करके उन 6 बड़ी आलोचनाओं को समझते हैं जिन्होंने इसकी नींव को हिलाने की कोशिश की थी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो इसकी वैधता पर ही था। आलोचकों का कहना था कि ये सभा असली भारत का प्रतिनिधित्व करती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके सदस्यों को देश के सभी वयस्क नागरिकों ने वोट देकर नहीं चुना था, जैसा कि आज के चुनावों में होता है। दूसरा बड़ा आरोप ये था कि ये सभा कह सकते हैं कि आज़ाद नहीं थी। मतलब ये अपने फैसले खुद नहीं ले सकती थी। जरा सोचिए, देश का संविधान बनाने वाली सभा को अपनी बैठकें करने के लिए भी ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। तीसरी आलोचना थी कि इसमें जरूरत से ज्यादा ही वक्त लगा दिया गया। अब देखिए, जहां अमेरिकी संविधान बनाने वालों ने अपना काम सिर्फ 4 महीने में निपटा लिया, वहीं भारतीय संविधान को बनने में लगभग 3 साल लग गए। सभा के ही एक सदस्य थे नजीरुद्दीन अहमद। उन्होंने तो मजाक में ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी यानी अपवहन समिति तक खा दिया था। अगला आरोप था राजनीति से जुड़ा हुआ। कहा गया कि संविधान सभा असल में कांग्रेस पार्टी की ही एक सभा थी। आलोचकों का मानना था कि जहां देश में इतने अलग अलग विचार थे, वहीं संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया पर सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा था। ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रैनवेल ऑस्टिन के इस एक वाक्य से यह बात और भी साफ हो जाती है। उनका कहना था कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये उस समय की राजनीतिक हकीकत पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। एक और दिलचस्प आलोचना ये थी कि सभा वकीलों और नेताओं से भरी हुई थी, पर किसानों, मजदूरों या कलाकारों की आवाज कहाँ थे? आलोचकों का मानना था कि शायद इसी वजह से हमारा संविधान इतना जटिल और कानूनी भाषा से भरा हुआ है कि आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, आखिरी बड़ी आलोचना इसकी धार्मिक संरचना को लेकर थी। कुछ आलोचकों के मुताबिक संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। इस आग में घी डालने का काम किया ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि ये सभा तो भारत के सिर्फ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। इस बयान ने इसकी निष्पक्षता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े कर दिए। तो ये थे आरोप। काफी गंभीर आरोप हैं, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। क्या इन दावों में वाकई कोई दम है या ये सिर्फ हवा हवाई बातें थीं? इसका फैसला हम और आप नहीं, बल्कि आंकड़े करेंगे। चलिए सबूतों की पड़ताल करते हैं। तो अब इस हिस्से में हम 1946 की संविधान सभा के असली आंकड़ों पर एक नजर डालेंगे, ताकि इन आलोचनाओं को सही संदर्भ में समझा जा सके। तो ये रहे आंकड़े। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस 208 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जरा गौर से देखिए, मुस्लिम लीग के पास भी 73 सीटें थीं और 15 सीटें दूसरे दलों और निर्दलियों के पास थीं। तो क्या इसे पूरी तरह से एक दलीय शो कहना सही होगा? आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। और अब बात करते हैं धार्मिक प्रभुत्व वाले आरोप की। हाँ, हिंदू सदस्य 163 थे, जो कि बहुमत था, लेकिन 80 मुस्लिम सदस्य, 31 अनुसूचित जाति के सदस्य और साथ ही ईसाई, सिख और दूसरे समुदायों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये तस्वीर चर्चिल के केवल एक समुदाय वाले दावे से तो बिल्कुल अलग दिखती है। अच्छा, राजनीति और आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक कला का एक बेहतरीन नमूना भी है। चलिए अब मिलते हैं उन गुमनाम नायकों से जिन्होंने स्याही और कूची से इसे जिंदा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा ने अपने प्रतीक या मोहर के तौर पर हाथी को अपनाया था? और पर्दे के पीछे के कुछ हीरो थे सर BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे, HVR अय्यंगर, जो सभा के सचिव थे, और SN मुखर्जी, जो मुख्य प्रारूपकार थे। मतलब वो व्यक्ति जिनका काम मुश्किल प्रस्तावों को सटीक कानूनी भाषा में ढालना। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। भारत का जो मूल संविधान है, वो टाइपराइटर या प्रिंटिंग प्रेस से नहीं निकला।
इसे शब्द दर शब्द पूरा का पूरा हाथ से लिखा गया था। ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि एक हस्तलिखित मास्टरपीस है। और इस खूबसूरत लिखाई के पीछे जिस शख्स का हाथ था, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने ही पूरी दस्तावेज को एक सुंदर झुकी हुई इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा था। सिर्फ लिखावट ही नहीं, संविधान के हर पन्ने को कला से संवारा गया था। और इस कलात्मक जादू के पीछे थे शांति निकेतन के कलाकार, जिनका नेतृत्व कर रहे थे भारत के महान चित्रकार नंदलाल बोस। अब आइए संविधान के हिंदी संस्करण के बारे में भी संक्षेप में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब इसका कोई आधिकारिक हिंदी संस्करण था ही नहीं। ये अधिकार इसे मिला पूरे 37 साल बाद, 1987 में एक संशोधन के जरिए। और इस हिंदी संस्करण को भी वसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखा और नंदलाल बोस की कला ने ही इसे सजाया। तो हमने आलोचनाएं भी देखी और आंकड़े भी। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कोई भी बुनियादी दस्तावेज जो अपने समय की राजनीति और समाज की उलझनों से जन्मा हो, कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट या दोषरहित हो सकता है? शायद नहीं। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। इस पर सोचिएगा जरूर।